अच्छा वो बख्शी जी का है। अच्छी बात है। अरे वो जो हमने किसी को सपोर्ट किया था गुड़गांव में क्लब उत्सव में, तो सुमित पात्रा आया। सुमित पात्रा फोटो भेजिए उसको। ठीक है। बैल मुझे लगता है बनी रही। हाँ जी बाजी स्पेशल तरीके से बजाने के लिए ये रख लीजिए, मैं ले जाता हूँ। हाँ ये तो रिकॉर्ड के लिए रखवा दीजिए। मिलके कदम बदा लईए, भारत दी पहचान दा, दी आन दा, गीता ते गुरबाणी दे फिर मिठड़े बोल सुना दईए, मंजिल दूर नहीं है साथी, मिलके कदम बदा लईए, हुण तां दौर फतेह दा चलिया, हुण तां दौर फतेह दा चलिया, भारत माता की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एच.आर. गर्ग जी और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला के डायरेक्टर श्री सौभाग्यवर्धन जी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगी श्री भारत विकास परिषद श्री अदेश गुप्ता जी, निर्मल पासी जी, अंजू गेरा जी और DPS छाबड़ा जी, इसके अलावा जो भी परिषद के ऑफिस ब्यूरो है, कृपा आज की कार्यक्रम है वो द्वीप के साथ हमने आरंभ करना है, उसकी रस्म को लिए इनको सहयोग देंगे। मैं निवेदन करूंगी श्री एच.आर. गर्ग जी से और OP गर्ग जी, TC बांसल जी, जो भी ऑफिस ब्यूरो है, प्लीज मैं सभी को पता है और संस्कार भारती के श्री गिरीश जी जो जिला प्रमुख है, उनसे निवेदन है वो भी इनका सहयोग देंगे। श्री गणेश जी, माननीय गीता दीदी अखिल भारतीय महिला समन्वय संयोजिका जी को भी, जो कि मुंबई से विशेष तौर पर आई हैं, उन्हें भी निवेदन है कि वो भी इनका सहयोग दें। भारतीय संस्कृति कहती है कि हम अंधेरे से रोशनी की ओर जाते हैं, तो आपसे निवेदन है जब आपके घरों में बच्चों के किसी भी महानुभाव का जन्म दिवस हो तो उसे दीपक जलाकर मनाया करें। पाश्चात्य खुशियों से, भाग्य से रोशन रहे, तो ऐसा मंगलमय आप आशीर्वाद सभी को दें जब भी कोई घर में जन्म दिवस हो। धन्यवाद। अब मैं सभी से निवेदन करूंगी सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन हो सके।
भारत विकास परिषद के नॉर्थ ऑन कल्चर सेंटर पटियाला के सहयोग से हमें आज करते रहें और हमारा जो वो इतिहास जो हम भूल रहे हैं उसको इसी तरह हम तरोताजा करते रहें। धन्यवाद। छोटे छोटे रस्में जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है, ये हमें एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं, हमारी नई पीढ़ी को बहुत उत्साहित करती हैं, तो ये हमेशा ज़रूर निभानी चाहिए। सभी महानुभावों से कराएं। श्री हरेंद्र गुप्ता जी। शिक्षा देने के लिए हुक्म हुआ है। प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन के नाते अपना कार्यभार संभाला है। इनकी 5 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और 142 रिसर्च पेपर इनके पब्लिश हो चुके हैं। हम गौरव महसूस करते हैं कि ऐसी महान हस्ती एनजेडसीसी को एक ये बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के ही ये सदस्य हैं और रामपुर यूपी से ये बोलते हैं, वहाँ से 24 जनरेशन है जो म्यूजिक के फील्ड में लगी हुई। कार्यरत हैं। मुख्यतः ये धुरी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग धुरी से की, कॉलेज संगरूर से अलग अलग जिम्मेदारी निभाते हुए आज ये एज सहायक महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत हैं और समाज में कोई भी सामाजिक कार्य हो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक्टिव मेंबर भी रहे और मैं जानता हूँ क्योंकि हम जब क्लरिकल में भी थे तो ये मलेरकोटला में थे, ये एक टारगेट लेते थे। जब भी कोई बलिदान दिवस आता था एसोसिएशन के बैनर के थले ये कहते हैं आज 101 यूनिट करवा के देने हैं और ऐसे ये महान व्यक्ति 101 यूनिट मलेरकोटला में करवाते थे। धन्यवाद। संस्कार भार भारते नवजीवनम भारते नवजीवनम भारते नवजीवनम। नमस्कार। आप सभी लोग नाटक देखने आए हैं और काफ़ी लेट हो गया है। मैं प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन 7 फरवरी को मैंने यहाँ ज्वाइन किया और उसके बाद कुछ प्रयास किया कि पंजाब में कुछ जगह कुछ कार्यक्रम किए जाएं। जब कोई ऐसा कार्यक्रम हो तो मेरा निवेदन है यहाँ की जो यूनिट है कि 2 चीज़ें ना जोड़ें, इससे कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। भारत विकास परिषद और संस्कार भारती, हालांकि समस्या ये है कि हम सभी लोग ऐसे हैं। 29 साल मैंने भारत विकास परिषद में काम किया, उसके बाद 2006 से संस्कार भारती में मुझे आदेश हुआ कि संस्कार भारती देखना है। पंजाब और थोड़ा हिमाचल, चंडीगढ़, ये 3 क्षेत्र देख रहा था। उसके बाद ये अध्यक्ष पद मुझे सौंप दिया गया है, तो प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए। आप सभी को सहयोग रहेगा तो काम अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके कि आप भी आशीर्वाद दें।
श्री एच.आर. गर्ग। जो उपस्थित सही मेहमान और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए भारत विकास परिषद, संस्कार भारती और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें जहां आने के लिए मौका दिया। और मैं उनका इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आज के समय की ज़रूरत है, जिन लोगों के कारण, जिन लोगों की शहीदी के कारण, जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, उनके कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, शायद हम उसको भूल गए हैं। इन्होंने प्रयास किया है हमें उसकी याद दिलाने के लिए कि उनकी क्या वैल्यू थी, उन्हें कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी, किस जवानी की उम्र में वो लोग शहीद हुए, क्या क्या उन्होंने उस समय किया। अगर वो ना किया होता शायद आज भी हम लोग गुलाम होते। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा थोड़ा समय ना लेंदा क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम काफ़ी लेट हो चलिया। आल्दो मैं 6 महीने हुए इत्थे ज्वाइन किए, अक्तूबर में इत्थे ज्वाइन किया सी। इस तो पहले पठानकोट सी। मेरी तिन्ना संस्थावां नूं सिर्फ एक ही बेनती है कि आल्दो सारे असीं इस बिजियां स्टेट में कोई अगे होकर हर समय हिस्सा लैंदा है, CSR एक्टिविटी के अंदर असीं काफ़ी स्टेट बैंक खर्च करता है। और मैं भी तुहानूं स्टेट बैंक के बिहाफ से अश्योरेंस दवाउणा कि अगर कदे भी साडी कोई जरूरत होएगी सानूं भी जरूर मौका दिओ, तो स्पॉन्सर करो स्टेट बैंक वालों। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, जो भी होएगा असीं सहयोग देवांगे। इस तो बिना जो मेरे अपना पर्सनल व्यू ये है कि असीं जिस तरह हरिंदर जी ने दस्सिया कि ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह काफ़ी, मैं भी काफ़ी एक्टिव रहा इस भारत विकास परिषद का 3 साल में एक्टिव मैंबर भी रहा, धूरी में काफ़ी हो रहा। उस तो बाद बाहर चला गया। उस बैंक के इस तरह दी पोजिशन मिल गई जिहदे समय भी नहीं मिल सकिया कि असीं सोशल काम लिए ज़्यादा समय नहीं निकाल सके। तो दोस्तों, मेरा एक ही निवेदन है संस्थावां नूं भी ते उन्हां दे नुमाइंदियां नूं भी कि जो भी असीं प्रोग्राम आयोजित करने हैं, आप तो ठीक है, ये बहुत वधिया प्रोग्राम है, सानूं जागृत करने असीं साडे जिहड़े नौजवान है। अज दी देखो पंजाब दे विच की हाल है नौजवानों का, अज खास करके पिंडां विच देखिए जवानी मुंडे तबाह हो चुकी है। सही अर्थों में तुहानूं दस रहे, उन्होंने भी जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन थोड़ा मतलब जो नीडी है, मेरी अपना पर्सनल व्यू है, एवरीबॉडी में एग्री मे नॉट भी एग्री, जो नीडी है, जैसे स्कूल दे विच जां कोई भी गरीब है जो डिजर्व करता है सोशली फंक्शन, वी शुड ऑर्गेनाइज फॉर दोज पीपल जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो उसके पेरेंट्स, कोई बच्चा पढ़ाई में काबिल है जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन बच्चा खुद चाहता है मैं पढ़ूं, आई थिंक ऐसे लोगों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो मैं किसी को थोपना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल व्यू है, काइंडली डू द थिंग्स लाइक दैट सोशली। और जिस शहीद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसकी मुझे कोई आपको ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। खास करके पंजाब में तो बच्चा जब 7-8 साल का होता है, स्कूल में दाखिल होकर दूसरे तीसरी क्लास में होता है, उसको पता लग जाता भगत सिंह पंजाब में कौन था। उसकी हमें कोई जानकारी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जरूरत सबसे ज़्यादा इस बात की है कि जिस काज के लिए उन लोगों ने बलिदान दिया, वो शायद काज आज की डेट में मैं नहीं चाहता कि सोचता कि वो पूरा हुआ है। क्योंकि जो उन्होंने करप्शन फ्री इंडिया, जैसे अंग्रेजों के में गुलाम थे, वहाँ हर कुछ चलता था, हर चीज़ थोपी जाती थी हम लोगों के ऊपर। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो जो उन लोगों के उनकी बलिदान के कारण हम लोग आज़ाद हुए, और जो उन लोगों ने बलिदान दिया उनकी जो सोच थी कि हमारा जो इंडिया खास करके करप्शन फ्री इंडिया बने। लेकिन दोस्तों, उन्होंने सही श्रद्धांजलि यही होएगी अगर असीं सारे अज ये पढ़ लेकर जाइए, क्योंकि जब तक मेरा अपना पर्सनल ओपीनियन है, करप्शन लई नहीं जाती, दित्ती जाती है। अगर असीं किसी को करप्शन देवांगे ही नहीं तो किसी की कोई हिम्मत नहीं साडे कोल करप्शन मंग ले, हू एवर वे बी। तो इस करके मेरा सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ एक जस्ट स्नेहा लगा लो, मेरी पर्सनल एक ਉਹ हैगी है कि काइंडली ਆਪਾਂ इस तरह का इंडिया बनाइए जिस तरह स्वच्छ भारत अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट वालों चल रहा है, ਜਾਂ होर कोई इस तरह के इशू है, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होएगी जे आप अपनी सही सोच रखिए। आप सब तो पहला अपने आप को सही करिए तो पूरी दुनिया सही हो जाएगी। थैंक यू।
वो इस फिक्र में है कि जुल्म का नया तरीका क्या इख्तियार करें। हम इस इंतजार में हैं कि देश की खातिर कैसे मरे। ऐसा एक कुछ शेर अक्सर मैं बोला करता था। अब आप लोग मेरा हुलिया देखकर परेशान तो नहीं हो गए? ये हुलिया मुझे इसी समाज ने दिया है। ये समाज जिसकी कल्पना शायद हमने कभी नहीं की थी। जिस हिंदुस्तान की कल्पना हमने की थी, वो तो शायद हमारे साथ ही फांसी के तख्ते पर लटक गया। 23 साल की उम्र में कोई कैसे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ सकता है? एक जुनून था, देश के लिए मोहब्बत थी। हां, ये अफसोस है कि आज अगर आप 23 साल के लड़के को फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए कहें तो क्या होगा जनाब? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का लड़का 23 साल की उम्र में फांसी तो क्या, हंसते हंसते किसी लड़की को अपना दिल नहीं दे सकता। फांसी तो दूर की बात है। आखिर ऐसा क्या था हम सब क्रांतिकारियों में? क्यों हम हर वक्त देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहते थे? मुझे तो लगता है कि हम पैदा ही इसीलिए हुए थे। आप सभी लोग बहुत कम जानते हैं मेरी जिंदगी और मेरी शहादत के बारे में। नई जनरेशन तो मुझे सिर्फ फिल्मों के नजरिए से जानती है। कैसा अजीब सा किरदार बना दिया है मेरा नाम लेते ही आंखों के सामने आ जाते हैं अजय देवगन, बॉबी देओल, इंडिया। चलिए, अब आप सबको मैं लेकर चलता हूं मेरी जिंदगी के उन राहगुजारों पर जिन पर चलकर मैंने कभी आजादी का सपना देखा था। नमस्कार। आज के समाचार इस प्रकार से हैं। जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले आयोजकों ने अफजल की फांसी को शहादत घोषित कर दिया है। भारत के अभिन्न कश्मीर की आजादी के लिए नारे लगाए गए। भारत की अखंडता को खुलेआम चुनौती दी गई। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? इन देशद्रोही छात्रों ने खुलेआम भारत की सीमा में रहकर भारत की बर्बादी के नारे लगाए।
आतंकवादी की बरसी मनाने वालों ने अफजल को शहीद का दर्जा देकर उसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। सदियां दर सदियां बढ़ गई, रास्तों पे टक टक करके, घड़ियां दर घड़ियां बढ़ गई, दरवाजे पे दस्तक करके। वक्त बोले मैं तो चलता, पीछे छोड़ लम्हे अपने, हो तुम्हें जो फुर्सत बैठो, याद को गले लिपटा है। दरअसल बातें पुरानी हो चली, बातों के साथ तारीख ही पुरानी हो चली, तारीखों के साथ इतिहास पुराना हो चला और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले। लेकिन व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते, वो तो तारीखों के भी गुलाम नहीं होते। इतिहास को तो लोग किताबों पर छपी इबारतों के जरिए जानते हैं, और व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाजे पर पड़ी एक ठक ठक ही काफी है। बात 13 अप्रैल 1919 की है, जब हिंदुस्तान की पकी फसल पर खून के छींटों की बारिश हुई थी। जीवन से अधिकार है, जमानतरू हक है, रॉलेट एक्ट इंसानियत के नाते कलंक है। कोई भी इंसान इन्हें बर्दाश्त उस घटना ने मेरी नींद हराम कर दी। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गया, सीधा पहुंच गया जलियांवाला बाग, अमृतसर में। उस वक्त मैं 12 साल का था। 12 साल की उम्र के बच्चे के लिए वो मंजर बहुत खौफनाक था। इतने बेगुनाह लोग सिर्फ इसलिए मारे गए ताकि ब्रिटिश हुकूमत का खौफ लोगों के दिल में बसा रहे। जलियांवाला बाग में देशवासियों के खून से रंगी मिट्टी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी कह रही थी, और मेरे मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पहले से और ज्यादा बढ़ गई थी। और फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। भारतवासियों ने अंग्रेज सरकार की नौकरियां छोड़ दी। बच्चों ने अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। अंग्रेजी वस्तुओं का व्यापार त्याग दिया। हर गली मोहल्ले चौक में अंग्रेजी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी। सभी देशवासियों ने मेड इन इंग्लैंड की सभी वस्तुओं को अपने घरों से निकालकर बाहर फेंक दिया। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। करोड़ों भारतवासी अपना तन, मन और धन देश पर समर्पित करने को तैयार खड़े थे, और मैं भी।
स्कूल छोड़कर उस आंदोलन में कूद पड़ा था। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अंग्रेजों की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अंग्रेजों की नहीं चलेगी। महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो, बंद करो ये नारेबाजी, छोड़ो। बंद करो ये नारेबाजी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और चोरा चोरी हादसे के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्या? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि चौरा चौरी में हुई घटना की मैं निंदा करता हूं। आंदोलन को और हिंसक होने से बचाने के लिए मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूं। अभी हमारा देश आजादी के काबिल नहीं हुआ है। मुल्क के 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे जिस इंसान के लिए इस कच्ची उम्र में सड़कों पर आ सकते हैं, उसमें बात तो होगी। क्या जोश था सब में, आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा इन गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो। बस्ते नालों में फेंक कर बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार। अपने छोटे छोटे हाथों से तख्तियां उठाई थी, पर्चे बांटे थे। फिर एक दिन अचानक मालूम पड़ता है कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। बच्चे मुंह बाएं ताक रहे हैं आसमान की तरफ। सरकारी स्कूलों का गेट उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेजों में दाखिला मुमकिन नहीं। कहां जाएं, क्या करें, किससे फरियाद करें? कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बस उसी दिन से हम क्रांतिकारियों ने आजादी की राह पर अपने तरीके से चलने की जिद पकड़ ली और गांधी जी ने अपने तरीके से। अहिंसा का मतलब कायर होना नहीं है। इसमें कायरता एवं कमजोरी के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार कठोर धातु भी पर्याप्त आग के आगे पिघल जाती है, उसी प्रकार कठोर हृदय भी अहिंसा के ताप के आगे पिघल जाता है। जरूरी नहीं हिंसक क्रांतिकारी बनकर ही लड़ाई जीती जाए। गांधी जी के लिए अपनी अहिंसा का महत्व इतना अधिक था कि कुछ सिपाहियों की मौत के बदले उन्होंने करोड़ों भारतवासियों के भविष्य को क्रूर अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया। गांधी जी जलियांवाले बाग में हुए उस भीषण नरसंहार को भूल गए थे, पर मैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैंने मन ही मन में ठान लिया था कि इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकालूंगा, किसी भी तरह, किसी भी शर्त पर, किसी भी मार्ग से, चाहे उसमें हिंसा ही क्यों ना हो। आखिर आजादी के लिए खून तो बहेगा ही, चाहे वो अपना हो या दुश्मन का। भगत, ओ भगत, कॉलेज नहीं जाना क्या? जल्दी चले यार, पहला लेक्चर मिस नहीं करना। हाँ, आज का लेक्चर मैं मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि लेक्चर मेरे फेवरेट लेनिन पर जो है। आप चलें? जल्दी चल यार। नेशनल कॉलेज लाहौर। मुझे आज भी याद है दूसरी पंजाब स्टूडेंट यूनियन की कॉन्फ्रेंस जो 19 और 20 अक्टूबर को लाहौर में हुई थी, और उस कॉन्फ्रेंस के सभापति थे सुभाष चंद्र बोस जी, जिसमें 19 अक्टूबर 1929 को स्टूडेंट के बीच एक संदेश भेजा था जो कुछ इस तरह था। हम नौजवानों को हर बार बम और पिस्तौल की क्रांति का मशवरा नहीं दे सकते। युवाओं के पास करने के लिए इससे भी बड़े काम हैं। आने वाले लाहौर शासन में
कांग्रेस देश की आजादी के लिए तगड़ी जद्दोजहद कर रही है। कौमी इतिहास के ऐसे नाजुक समय में नौजवान जमात के कंधे पर एक जिम्मेदारी आन पड़ी है, क्योंकि आजादी की लड़ाई में शहादत पाने वाले स्टूडेंट्स ही तो है। क्या भारतीय नौजवान इस आजादी की परीक्षा में अपने संजीदा इरादों से पीछे हटेंगे? कारखानों में काम करते करते लाखों मजदूरों तक ये संदेश पहुंचना चाहिए, उस इंकलाब का चेहरा जो कि आजादी लाएगा, जिसमें इंसान के हाथों इंसान का शोषण नहीं होगा, हर तरफ खुशहाली होगी, अमन चैन होगा। नौजवान विद्यार्थियों, देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आप अपने महान शहीद जितेंद्र नाथ दास की महान गौरवमयी मिसाल को कायम रखते हुए अपनी बहादुरी और मजबूती की मिसाल दें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मॉम! क्या हुआ बेटा? क्यों सारा घर सर पर उठाया है? मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अरे यहीं कहीं पड़ी होगी। चल जल्दी से नाश्ता कर ले। नहीं माँ, मुझे देर हो रही है। आज हमारे कॉलेज में फीस हाइक को लेकर प्रोटेस्ट है। हाय राम, चुप करके बैठ जा इधर ही। कोई कॉलेज वॉलेज नहीं जाएगा तू, समझा? ओए तेरे बाइक दी चाबी। ओ प्रभा, क्यों रोक रही हो इसे? जाने दो। जाने दो? कैसे जाने दूं? मुझे सब पता है कॉलेज में जाकर ये स्टूडेंट क्या करते हैं। वो क्या करते हैं ये? नारे लगाते हैं, क्या कहते हैं उसे, जिससे देशद्रोह का केस पड़ता है। वो इनकलाब जिंदाबाद, यही ना? हाँ बिल्कुल यही, तभी तो कह रही हूँ ये कॉलेज नहीं जाएगा। बेटा बेटा देख, पुलिस अंदर कर देगी। तू तो जानता ही है ना इस नारे का मतलब। जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। अब जाऊँ? नहीं 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 बेटा, बंटी रुक रुक बेटा। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा लगाते ही मानो बदन में बिजलियां दौड़ने लगती थी। पर आज क्या माएं इतनी कमजोर हो गई कि इनकलाब जिंदाबाद बोलने वाले और अपने हक के लिए लड़ने वाले बेटे को घर में दुबक जाने को कहती है। काश हर बेटे की मां ये जान पाती कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। मुझे आज भी अच्छे से याद है 22 दिसंबर 1929 का वो दिन जब मैं बीके दत्त और भगत सिंह, हमने मॉडरेस रहने के एडिटर को इनकलाब जिंदाबाद नारे के सही मायने बताए थे। हमने उनको एक लेटर लिखा था जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया था, जनाब एडिटर साहब, मॉडरेस रहने प्रकाशन में दिसंबर 22, 1929 को हमारे कौमी नारे इनकलाब जिंदाबाद को बेअर्थ नारा करार दिया गया। पर इसके बावजूद हम अपना फर्ज समझते हैं कि इस हकीकत से आपको रूबरू करवाएं कि इस नारे का मतलब हमारे दिमाग में क्या है। जनाब एडिटर साहब, पहले तो आप अपने जहन से ये ख्याल निकाल दो कि इस नारे का मतलब है हथियार बंद जद्दोजहद जारी रहेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनाब, इनकलाब जिंदाबाद की एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो इसका अर्थ साफ और स्पष्ट ये हुआ कि देश फतेह होने वाली किरण, काबिलियत और आदर्श जिसे उन लाखों इनकलाबियों ने पैदा किया जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए अपनी जान गंवा दी। इनकलाब जिंदाबाद नारे का अर्थ बम और पिस्तौल चलाना नहीं है जनाब, बल्कि इसका अर्थ है कभी ना मरने वाली क्रांति। यह नारा कुशासन के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। इस नारे का अर्थ हिंसा की क्रांति ना दर्शाकर परिवर्तन के लिए उठ रही भावनाओं की आवाज है। हम तो देश की उन्नति और खुशहाली के लिए बस इस नारे को इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग एक जगह खड़े रहते हैं
बस इसी स्थिरता को तोड़ने के लिए एक स्पिरिट पैदा करनी पड़ती है। अब आप समझ ही गए होंगे जनाब कि जिस इनकलाब जिंदाबाद नारे का आपने मजाक उड़ाया है वो दरअसल कैसी स्पिरिट है। हमारा तो बस एक ही नारा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पर आज तो हर तरफ नारों की राजनीति है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुबार दो। छेती छेती नाल हथ बटाओ। जीत किथे चलिया गया? सारा काम ऐदे पिया है। सरदार जी भट्टे की चिट्ठी। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी का मकसद मेरे देश हिंदुस्तान की आज़ादी है, इसलिए मेरी जिंदगी में दुनियावी ख्वाहिशों और आराम का कोई महत्व नहीं है। आपको याद होगा जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने मेरे यज्ञ उपवीत के वक्त ये ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका भगत। भगतिया मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी के तुम गुबार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी के तुम गुबार दो। आन बान शान या कि जान गाहो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। बाबू लगाइए और जोर लगाइए। पंडित जी आपसे कोई मिलने आया है। कसरत के वक्त नहीं। लेकिन पंडित जी वो अपना नाम भगत बता रहा है। बुलाइए। पंडित जी मैं पानी लेकर आता हूँ। नमस्ते पंडित जी। आओ आओ भगत आओ। आजादी के परवानों में पंजाब से तुम्हारा भी नाम आता है। इसी वजह से तो गोरे भारत छोड़ने पर मजबूर नहीं हो रहे पंडित जी। मतलब ये कि हम सभी अपने अपने क्षेत्रों से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कोई पंजाब से, कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई बिहार से। हमारी ताकत बटी हुई है पंडित जी और हमें इसे एकजुट करना होगा। इसलिए मैं एचआरए ज्वाइन करने आया हूँ। अरे अंग्रेजों के सामने नारे लगाना और बात है, पर अंग्रेजों पर गोलियां चलाना और बात। देखो भगत, हम कर्म दल के लोग हैं। हमें यह भी नहीं पता कि हम जिन लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे वो आजादी के बाद हमें याद भी रखेंगे या नहीं। अरे भाई, कुछ और अहिंसावादी लोग भी हैं जो देश को आजाद करवाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तुम उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दूं। नहीं पंडित जी नहीं, ये गोरे अंग्रेज चालाक लोमड़ी की तरह हैं। इनके एक थप्पड़ का जवाब हमें 2 थप्पड़ से देना होगा, तब जाकर ये हमारा देश छोड़ेंगे। देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पर जब अंग्रेजों ने
पोह के महीनों में बर्फ की सीढ़ियों पर लिटाकर पीठ पर कोड़े बरसाए और जख्मों पर नमक लगाया ना, तो ये सारी की सारी देशभक्ति धरी के धरी रह जाएगी और खून जमा का जमा। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है पंडित जी, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपकी खून की एक बूंद आने वाली नस्ल के खून में उबाल ला सकती है या नहीं। और जहां तक आजादी का सवाल है तो मैं ये बतला दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है पंडित जी, जरूरी ये है कि ये आजादी हमें कैसे मिलती है। कहीं हमें ये गलत तरीके से मिल गई तो मुझे ये कहने में हिचक नहीं होगी कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, उनकी जगह साले भूरे आ जाएंगे, चारों ओर कालाबाजारी का साम्राज्य शुरू होगा, घूसखोरी सर उठाकर नाचेगी, अमीर और अमीर होगा और गरीब, धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। तो तुम मानोगे नहीं भगत? अरे आओ भाई, चारे में तुम्हारा स्वागत है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। था और उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए क्रांति का ये मार्ग अपनाना गलत नहीं समझा। वही दूसरी ओर क्रांति की राह पर चल रही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फैसला ले रही थी कुछ बड़ा करने का। पंडित जी, सारा राशन खत्म हो चुका है और अगर आज भी राशन नहीं आया तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। और बाहर पुलिस का इतना कड़ा पहरा है कि हम बाहर भी नहीं जा सकते। ठहरो, मैं देखता हूं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है बिस्मिल साहब? ये देखिए क्या लिखा है इस अखबार में। साले लिखते हैं बिल में छिपे क्रांतिकारी चूहे और बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लौटे। अब ऐसे हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला साथियों। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। और बाबू, अगर प्रचार करना है, हथियारों की जरूरत है तो पैसा तो लगेगा ही। और यहाँ हालात ये है कि खाने के लिए भी दाना नहीं है। तो क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा? रास्ता तो है पर हम ही उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। देखो, पैसा तो हमें चाहिए और उसका केवल एक ही तरीका है। वो क्या? हम खजाना लूटेंगे। क्या कहा तुमने? यानी हम अपने ही देश को लूटेंगे? और हाँ आजाद, अपने ही देशवासियों को लूटकर पैसे तो मिल जाते हैं पर उस आवाम की नजरों में बदनाम हो जाते हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। अशफाक, मैंने ये कब कहा कि हम अपनी ही आवाम को लूटेंगे? हम लूटेंगे जरूर, पर वो खजाना सरकारी होगा। मतलब शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसमें सरकारी खजाना होता है। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आजाद? सरकारी खजाना लूटना कोई आसान काम नहीं है। आसान काम होता तो ये काम बच्चे भी कर लेते, फिर ये एचआरए बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? आजाद, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन उन गोरे अंग्रेजों की गोलियों के जवाब में हमारे पास है क्या? कैसे लड़ेंगे हम उनसे? और फिर तुम्हें क्या लगता है आजाद, उस ट्रेन में हथियारबंद सैनिक नहीं होंगे? अरे उसमें इतने सैनिक होंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। पानी की तरह गोलियां बरसाएंगे आजाद, पानी की तरह। मौत से डरते हो? मैं मौत से नहीं डरता आजाद, लेकिन मैं जानबूझकर अपने साथियों को मौत के कुएं में नहीं धकेल सकता। अरे मौत के कुएं में तो हम तब भी थे
पहले साले उन मुगलों के नीचे दबे रहे और अब इन अंग्रेजी कुत्तों के नीचे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम किसी भ्रष्ट सरकार के नेता की टट्टी साफ कर रहे होंगे। टट्टी। ठीक कहा आजाद, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होगी। तो फिर हम क्यों नहीं? हम जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे क्या खाक मुंह तोड़ जवाब देंगे? आजाद, उस ट्रेन में हमारे अपने हिंदुस्तानी लोग भी होंगे और अगर उनका खून बहा तो? अरे खून तो जलियांवाले बाग में भी बहा था और गोलियां चलाने वाले थे अपने हिंदुस्तानी लोग। साले उस अंग्रेज टायर के तलवे चाट रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो फिर ये देश हो चुका आजाद। बोलो, है कोई जवाब? है कोई जवाब तुम्हारे पास? आजाद, हमला कब करना है? 20 दिन बाद। और 8 नंबर डाउन पैसेंजर जिसमें था सरकारी खजाना, लेकिन लखनऊ पहुंचने से पहले ही काकोरी में वो लूट ली गई। No, no, no! Tighten the security. Close all the stations between Shahjahanpur and Lucknow. Red Meerut and Banaras. Recruit new agents in Delhi, Agra, Gwalior and Jhansi. Send one squad to Calcutta. This is the same bloody Hindustan Republican Association. Pick up that Sanyal. Call Special Force of Kanpur. I want to see all that bastard in the prison. You understand that? Do it fast. Yes, sir. अंग्रेजों ने सारा हिंदुस्तान छान मारा। एक एक कर सभी एचआरए के सदस्य पकड़े गए। किसी को फांसी हुई तो किसी को आजीवन कारावास। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मुकुंदी लाल किसी तरह बच निकले और इस तरह एचआरए का एक सुनहरा अध्याय समाप्त हो गया। एचआरए के खत्म होने के बाद सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर एचएसआरए बनाई, जिसका कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद को बनाया, पर उनका नाम बदलकर बलराज रखा गया। साइमन कमीशन गो बैक के नारों की गूंज जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत के कानों में पड़ी, उन्होंने लाठियां बरसानी शुरू कर दी और यही क्रूरता कारण बनी लाला जी की मौत का। इस हादसे से सभी क्रांतिकारी क्रोध से भर उठे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने लाला जी की मौत का बदला लेने की ठानी, स्कॉट को मारने का प्लान बनाकर। सुखदेव, भगवान दास और विजय उसके आने का टाइम चेक करेंगे। और हाँ, उसकी शक्ल को कौन पहचानता है? जय गोपाल मोटरसाइकिल पर आता है साला। ये भी कॉलेज के सामने मैं देखते ही इशारा कर दूंगा। वैसे पिस्तौल किसके पास है? मेरे पास है और राजगुरु पहली गोली चलाएगा। किसी ने पीछा किया तो पंडित जी संभालेंगे। आओ। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद्र की बाण पे उतारो। आरंभ है प्रचंड।
एक सिख नौजवान की तलाश थी जिसने सैंडर्स पर गोलियां चलाई थी, पर बड़ी ही होशियारी से भगत सिंह अपने केश कटवाकर दुर्गा भाभी का पति बन लाहौर से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकता हुआ निकल गया। और फिर एक दिन बहरी सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली असेंबली में धमाके का प्लान बना, पर यह धमाका जानलेवा नहीं था। The British Empire was established by the fraud and forgery of the Clive and hostage. It is being maintained by the British bayonet. And henceforth, we say in a loud and roaring voice that down with imperialism. Workers of the world, get united. Long live revolution! Down with imperialism! Long live revolution! Down with imperialism! Long live revolution! Down with imperialism! Long live revolution! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! सालो, पानी तो पिला दो। किस चीज का इंतजार कर रहे हो सालो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कि ऊपर से कोई पैगंबर आएगा और तुम्हें छुड़ा कर ले जाएगा? सालो जानते हो ना, ये लाहौर सेंट्रल जेल है, लाहौर सेंट्रल जेल, खान बहादुर का इलाका। हाँ? सालो, ये दिल्ली या कानपुर नहीं है जहां पर तुम अपने आप को महफूज समझो, समझे? और तुम हाँ, अंग्रेजी अफसर को गोली मारोगे, अंग्रेजी अफसर को गोली मारोगे, साले, ये साला, अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर लोगे तुम, हाँ? अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर लोगे, हाँ? घुसेड़ दो पूरा का पूरा खाना इनकी नाक के छेद से अंदर। मैं भी देखता हूँ कि ये भूख हड़ताल कब तक चलती है, हाँ? हाँ? ये हड़ताल रुकेगी नहीं, ये जंग रुकेगी नहीं। हमारी लड़ाई तो अब शुरू होती है। We want the facilities equivalent to the European prisoners. ये हमारा हक है और ये हम तुमसे लेकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बराबर का हक चाहिए तुझे, हाँ? बराबर का हक चाहिए तुझे? ये ले बराबर का, ले बराबर का। तू भी ले, ये इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यतींद्रदा, 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 भगत यतींद्रदा के फेफड़ों में एक शेर दूध भर गया है, उसका बदला कर रहा है भगत। उसकी जुबान ऐंठ रही है, उसकी जुबान ऐंठ रही है भगत, इसकी नाड़ी जा रही है भगत, भगत ये अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा, उसके खून का दौरा उसके दिल के आसपास सिमटा है। क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? क्या कोई कुछ नहीं कर सकता भगत? यतींद्रदा, हौसला रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यतींद्रदा, ये हड़ताल नहीं रुकनी चाहिए यतींद्रदा, ये जंग नहीं रुकनी चाहिए, हिंदुस्तान का ये उमड़ता हुआ संग्राम नहीं रुकना चाहिए, ये दौर चलते रहना चाहिए जब तक ये हम हासिल ना कर ले कंप्लीट इंडिपेंडेंस। Don't you forget that the soul of this nation has had enough from you, the Britishers, and now it needs something from us, and we are out prepared to give the most precious thing we have, and that is our lives. तब मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि शरेआम ब्रिटिश हुकूमत के इस जुल्म को लानत भेजता हूं, यतींद्र दा को तुरंत रिहा किया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सर झुकाता हूं शर्मिंदगी से इस हैवानियत के सामने, यतींद्र दा को कैसे भी बचाया जाए। और गणेश शंकर विद्यार्थी बोले, आई स्पिट ऑन द करेज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर who don't even know
हाउ टू किल। यतेंद्रदा नहीं रहे और उस दिन भगत सिंह के साथियों में से ये पहली मौत थी। कभी कभी लगता है कि क्या मैंने तुम लोगों को सिर्फ इसलिए तैयार किया है कि एक दिन किसी एक मिशन पर भेजकर हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। इसे खोना नहीं कहते, पा लेना कहते। और कल जब मैंने सफाई सेवक के 8 साल के बच्चे को पूर्ण स्वराज का नारा लगाते देखा तो मेरा लक्ष्य पूर्ण हो गया था पंडित जी। और रही बात भूख हड़ताल की, तो यह अब भी नहीं रुकेगी। सड़कों पर निकल आए थे, जगह जगह हड़तालें फूट पड़ी थी। किसान और मजदूर वर्ग रेले के रेले बनाकर उमड़ पड़ा था। अखबार हुकूमत के खिलाफ आग उगलने लगे थे। This is 5th May 1930. लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की कार्रवाई शुरू होती है। बहुत जल्दी शुरू नहीं हो गई, अभी तो 1 साल ही हुआ है पकड़े को। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर सिंह एंड ग्रुप, आप लोगों पर सुप्रिटेंडेंट सैंडर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम लगता है। हाउ डू यू प्लीड? गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। जी अगर जायज हथियार से मार दे तो क्या इल्जाम नहीं लगता? ऑर्डर ऑर्डर, बिहेव प्रॉपर्ली, दिस इज कोर्ट। अच्छा हुआ बतला दिया, हम तो तबेला ही समझे थे। मिस्टर सिंह, जैसा कि सबूत बतलाते हैं, असेंबली बम केस में भी आपकी जेब से इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई थी। अब ब्रिटिश हुकूमत के पास हथियारों की कमी तो है नहीं। मुझे हैरानी ना होती अगर उस दिन मेरी जेब से इंग्लिश टैंक बरामद कर लिया गया होता। मिस्टर सिंह, आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है। आप लोगों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है। आपने हमारी मांगे मान ली थी, लेकिन उन्हें अमल करने से इनकार कर दिया। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट की हालत में हैं। और आपसे ज्यादा इस बात का एहसास किसी को नहीं है कि आज हम वार्निंग देने की हालत में हैं। वार्निंग! आप लोगों की डिमांड्स पर गौर किया गया है। आपके खाने को लेकर की गई कंप्लेंट्स बेबुनियाद पाई गई हैं। और वैसे भी इस समय हमारी जेलों के खाने का स्टैंडर्ड एवरेज से बेहतर है। सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को अगर ब्रिटिश सरकार बेहतर कहती है, सो वी रियली डाउट द ब्रिटिश टेस्ट ऑफ फूड। लंदन में इसे पोटैटो विद कॉकरोच एंड चपाती विद फिश के नाम से सर्व किया जाता होगा। हिंदुस्तान में इसे घटिया खाना कहते हैं जनाब। घटिया! आपकी दूसरी मांग है
कि आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इसलिए आपसे स्तर से नीचे का काम ना करवाया जाए। काम काम होता है मिस्टर सिंह, उसमें स्टैंडर्ड की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो फिर किसी दिन बग्घी में हमें बिठाइए और खुद अपनी मेम को लेकर बैठिए आगे, घोड़े की लगाम थामे, और फिर अपनी मेम से कहिएगा कि अपनी पतली महीन आवाज में कहे, हटो हटो मिस्टर सिंगारी। काम के स्टैंडर्ड का फर्क मालूम पड़ जाएगा। आपकी तीसरी मांग है कि आपको किताबें और लिखने का सामान बेरोक टोक देने की सुविधा की जाए। साथ ही हर प्रिजनर को कम से कम एक न्यूज़पेपर सरकारी खर्च पर मुहैया कराया जाए। नहाने की अच्छी सुविधा हो और पहनने को साफ कपड़े। आपको क्या लगता है मिस्टर सिंह कि आप किसी हिल स्टेशन पर बैठे हैं और कैजुअल लीव पर हैं? सर जी, आप लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुल्क में इस तरह से घुस आए हैं जैसे कोई ऑनरेबल लेडी अपना नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए सोसाइटी से भाग कर चली आती है। और आपको क्या लगता है कि हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है और आप मैटरनिटी लीव पर हैं? My lord, can I introduce my new witness? Yes, yes, you may. फनिंदर नाथ घोष हाजिर हो। आपका नाम क्या है? साहब, मेरा नाम फनिंदर नाथ घोष है और मैं इनके साथ फिरोजशाह कोटला की मीटिंग से लेकर बम फैक्ट्री तक था। मिस्टर घोष, इन लोगों ने नाजायज बमों की फैक्ट्री लगाई, आपने इस काम में इनकी हेल्प की? जी वकील साहब, मगर फैक्ट्रीज बनाने के लिए तो काफी पैसों की जरूरत पड़ती है। नहीं नहीं दादा, इतने पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम में भी काम चल जाता है। जज साहब, सस्ती चीजों से सिर्फ पटाखा बन सकता है, बम नहीं। क्या बोला? क्या बोला? पटाखा? अरे पोटेशियम नाइट्रेट 50%, साल्टपेटर 70%, सल्फर 15%, चारकोल 10%, और उसके बाद घर में काम आने वाला शीशा किरचे, उन सबको एक माइटल के खोल के अंदर भर के बेवकूफ, बम बनाने की सारी विधि पत्रकारों से भरी अदालत में बक गया। अब अखबार के फ्रंट पेज पर बम बनाने की विधि छप जाएगी। साले गद्दार। मैं गद्दार नहीं हूँ, अरे मैं एक समझदार हूँ। तुम सब मरोगे, तुम सब के सब मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे तुम सब के सब। मैं गद्दार नहीं थे। Order, order. You will have to follow the rules and regulation of the court. Mr. Singh, आप लोगों को हथकड़ी पहननी पड़ेगी। लेकिन कोर्ट के रूल्स के मुताबिक आप मुजरिम को कोर्ट में हथकड़ी नहीं पहना सकते। आपको हथकड़ी पहननी ही होगी। This is my order. Do hell with your law and order. हम हथकड़ी नहीं पहनेंगे। आपको जो फैसला लेना है आप ले सकते हैं। और वैसे भी ब्रिटिश हुकूमत के फैसले तो इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। ना ही हमें इन्हें सुनने की ख्वाहिश बची है और ना ही इनका इंतजार करने का सब्र। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! और उस सदी का वो सबसे अनोखा मुकदमा चला जिसमें अभियुक्तों को तलब करने की जरूरत ही नहीं समझी गई। अब फैसला सुनाया जाता है। प्रेमदत्त 3 साल बामुशक्कत, कुंदनलाल 7 साल बामुशक्कत, शिवलाल वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, कमलनाथ गया प्रसाद, किशोरी लाल, महावीर सिंह आज जन्म काला पानी। और 24 मार्च 1931
सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। ओ पगत्या पुत्र, मेरी बात तो सुन ले। पिताजी, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आपको पता है ना आपने क्या किया है? मैं जानता हूं मैंने क्या किया है। मैंने स्पेशल ट्रिब्यूनल को तुम्हारी सफाई में एक दरख्वास्त भेजी है। मैं तेरी नाराजगी को समझ सकता हूं पुत्र। मनु, पता है तो मैंने तेरे अंदर की सारी शांति को खत्म कर दिया है, पर क्या करूं पुत्र? मैं तेरा बाप भी तो हूं। आपका बेटा होने के नाते मैं आपके जज्बातों का पूरा एहतराम करता हूं, लेकिन आपको कोई हक नहीं कि मेरी इजाजत के बिना आप पर भगत। बस पिताजी, मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं। मुझे डर है कि कहीं मैं अपने तहजीब के दामन से बाहर ना निकल जाऊं, पर मैं साफ लफ्जों में अपनी बात कहना चाहूंगा। अगर कोई और शख्स मेरे साथ ऐसा सलूक करता तो मैं इसे गद्दारी से कम नहीं समझता, पर आपकी हालत देखकर इतना ही कहूंगा कि ये एक कमजोर बाप का फैसला था। ये एक अच्छा समय था पिताजी, हम सबका इम्तिहान हो रहा था और आप इस इम्तिहान में नाकामयाब रहे। पर भगत, तू ये भी तो सोच, मैं एक मजबूर बाप हूं, एक मजबूर बाप। मेरी माँ? हाँ, तेरी माँ। ओए, आज तो मैंने सफाई भी नहीं की जेल की। तेरी माँ भी क्या सोचेगी, इतनी गंदी जेल में रहता है मेरा पुत्र है? भगत, मैं जल्दी से जेल की सफाई कर देता हूँ। नहीं तेलूराम, तू रोज मेरी सेवा करता है, ऐसे ही करता है जैसे मेरी बेबे किया करती थी। तू रहने दे, सफाई मैं खुद कर लूंगा, तू बस मेरी बेबे को मेरे पास ले आ। ठीक है, मैं अभी लेके आता हूँ। माँ तू आ गई माँ? अरे रो क्यों रही है? अगर तू ही ऐसे रोएगी तो देश में कोई भी माँ अपने बेटे को हंसते हुए देश के लिए रुखसत नहीं कर पाएगी। बेटा, तू इतनी छोटी उम्र में ही हम सबको छोड़कर चला जाएगा क्या तुझे जरा भी ख्याल नहीं आया कि तेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा? ख्याल आया ना माँ, ख्याल आया। तेरा ही नहीं, इस देश की हर माँ का ख्याल आया, भारत माँ का ख्याल आया। और तूने ही तो कहा था माँ कि देश के लिए एक बार मरना 100 बार मरने के बराबर है। भूल गई क्या? नहीं भूली, पर तुझे इस हालत में देखा नहीं जाता पुत्र, नहीं देखा जाता। चलो, मिलने का समय खत्म हो गया। बस माँ, बस अब रोना बंद कर। तू भगत सिंह की माँ है, भगत सिंह की। ये आंसू तुझ पर अच्छे नहीं लगते। दादाजी का ख्याल रखना और लाश लेने तू मत आइयो, तुझसे देखा नहीं जाना, कुछ भी को भेज दियो। साथियों, जीवित रहने की इच्छा कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसको छिपाना नहीं चाहता,
पर मेरा जीना एक शर्त पर है। मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम इनकलाब का चिन्ह बन चुका है और इनकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा कभी नहीं उठ सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सम्मुख नहीं है। हाँ, अगर मैं फांसी से बच गया तो ये जाहिर हो जाएगी और इनकलाब का चिन्ह फीका पड़ जाएगा या शायद मिट जाएगा। पर मेरे दिलेरी भरे ढंग से फांसी पर हंसते हंसते चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चे के भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बान होने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की सब शैतानी शक्तियों के बस की बात नहीं होगी। हाँ, एक ख्याल आज भी मन में आता है। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ करने की हसरत मेरे दिल में थी, उसका 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर सका। अगर आजाद जीवित रह सकता तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके बिना कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचे रहने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत नाज होता है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी परीक्षा का इंतजार है। आरज़ू है कि ये और भी नजदीक आए। आपका साथी भगत सिंह। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आके जंग की घड़ी की धूप हार दो। आन शान या की जान का उड़ान वाले। भगत, तुम्हारी फांसी का दिन है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। भगत, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। बस ये किताब पढ़ रहा था, लेनिन की रशियन क्रांति की किताब। आप भी पढ़ लीजिए, शायद आपको भी क्रांतिकारी होने का असली मतलब समझ में आ जाए। कोई आखिरी ख्वाहिश? आखिरी ख्वाहिश तो भारत माँ की आजादी है, जो शायद आप पूरी नहीं करना चाहेंगे। परंतु आज बेबे के हाथ की रोटी खाने का बड़ा दिल है। अगर आप इसे पूरा कर सकें तो बहुत खुशी होगी। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बेबे तो यहाँ से बहुत दूर रहती है। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपनी माँ की नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ। कौन? ये तेलूराम? जी, तेलूराम जी। इन्होंने जेल में मेरी गंदगी साफ की, जैसे मेरी बेबे किया करती थी मेरे बचपन में। इसलिए ये भी एक प्रकार से मेरी बेबे ही हुए। मैं चाहता हूं कि इनके हाथ की बनी रोटियां खाऊं। ओए तेलू, कर दे इसकी ख्वाहिश पूरी। बोल तेलूराम, खिलाएगा ना? वो जो तू घर से रोटी लाया ना, वही खानी है मुझे। इस जीवन की आखिरी रोटी खिलाएगा ना? जल्दी से लो, मुझे बहुत भूख लगी। इस 20वीं सदी में 30 करोड़ हिंदुस्तानियों में से 6 करोड़ हिंदुस्तानी अछूत समझे जाते हैं, जिनके छूने से ऊंची जाति के लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। अगर वे मंदिर मस्जिदों में चले जाएं तो देवता नाराज हो जाते हैं। कितनी शर्म की बात है कि यह रीत 21वीं सदी में भी चली आ रही है। एक कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निसंग फिर सकता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। हम अपने देश को आध्यात्मिक होने का दावा तो करते हैं,
लेकिन सभी इंसानों को बराबर मानने से इनकार करते हैं। ओ आजा तेलू राम, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से डब्बा खोल। ओए भगत, तूने क्या कर दिया भगत? ये मेरे हाथ की रोटी खा रहा तू भगत? वो हमें तो कोई छूना भी नहीं चाहता भगत। तूने तो जून सुधार दी मेरी क्या, मेरे जैसे सबकी जून सुधार दी भगत तूने। बहुत स्वाद रोटी बनाई है तेलू राम, मैंने मेरी बेबे की याद दिलाती। ले एक रोटी और खा ले। भगत, वो भगत, ऐसा नहीं हो सकता कि तेरी जगह मैं चला जाऊं। तेरी तो जरूरत है, मेरा क्या है? तेरी जरूरत है देश को भगत। तेलू राम, अगर मैं रुक गया ना तो इनकलाब भी रुक जाएगा, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। अपना ख्याल रखना।
इनकलाब जिंदाबाद। ये हमने चुना था, ये हमारा फैसला था। अगर हमारे इस फैसले से आने वाले हिंदुस्तान को एक नई राह मिलती है तो यही हमारी उपलब्धि होगी। लोगों की यादों में बसना हमारा मकसद नहीं, और ना ही ये जंग हमने नौजवानों की गाड़ी का पोस्टर या कैलेंडर पर छपने के लिए लड़ी थी। अगर मुझे रखना ही चाहते हो तो अपने दिल में रखो। मुहिम शुरू करो। कठिनाइयां तो बहुत आएंगी, लेकिन रुकना मत, संघर्ष करना। मैं समझ लूंगा कि इस 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का इससे अधिक मूल्य और कुछ नहीं हो सकता। हम सब ने सांस रोककर ये सारा इतिहास देखा, समझा, महसूस किया। हम आभारी हैं। यहाँ पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति को ऐसा लगा होगा कि हमने यहाँ आकर हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, और मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों ने ये आपका कार्यक्रम नहीं देखा उन्होंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ जो है उन्होंने नहीं पाया। बहुत बहुत मैं आपको बधाई देती हूँ इतने अच्छे प्रस्तुतिकरण की, और आप सबके धन्यवादी हूँ कि आप सबने इनका जो है साथ दिया, यहाँ उपस्थित होकर इनका प्रोत्साहन बढ़ाया। धन्यवाद। तो आगे का कार्यक्रम आरंभ करते हुए बहुत थोड़ा सा हमारे पास समय है। अब मैं निवेदन करूँगी भारत विकास परिषद के जो सभी ऑफिस बीयरर्स यहाँ पर उपस्थित हों कृपया मंच पर आ जाएं। अंदर जिससे कि जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्री एच.आर. तो भारतीय संस्कृति की एक रीति है कि जो भी हमारे घर अतिथि आते हैं हम उन्हें कुछ ना कुछ भेंट सब किया है, और हम आशा करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसी तरह हमारे कार्यक्रम को में सम्मिलित होकर हमें इस पर प्रोत्साहित करते रहेंगे। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे भारत विकास परिषद द्वारा प्रकाशित एक डायरी जिनको भेंट के सबूत दी जा रही है। अब मैं निवेदन करूंगी श्री मुकेश शर्मा जी जो विधिवत सम्मानित कर सके। श्री मुकेश शर्मा। सर प्लीज, ये सर सामने देखना प्लीज। थैंक यू। मैं निवेदन करूंगी श्री मुकेश तो उन्हें सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो जनाब, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला, संस्कार भारती पंजाब और भारत विकास परिषद पटियाला की ओर से
प्रस्तुत किया गया ये नाटक गुहारे हिंद कहानी शहीदे आजम भगत सिंह के पात्र ऐसे हैं: पावली कश्यप सहायक कलाकार, कुणाल कक्कड़ पुलिसमैन, हरपाल सिंह पुलिसमैन, अभिनव पुलिसमैन, संदीप पुलिसमैन, समीर बीके दत्त, प्रिंस जय गोपाल वर्मा, जसप्रीत बिस्मिल, इंदुबाला सहायक कलाकार, आकांक्षा शर्मा, इन्होंने हमारी बैक स्टेज हेल्प की है, रोहित, तेलूराम और चैटर्जी का इन्होंने रोल निभाया, मोहित, इन्होंने जनरल डायर सुभाष चंद्र बोस जी का रोल निभाया, विशाल मनवर और रवि वर्मा जी की भूमिका में, रंजीत गांधी जी और जज की भूमिका में, अरविंद शर्मा, इन्होंने भगत सिंह जी के फादर का रोल निभाया। तालियां बजा दीजिए सर। तान्या ठाकुर, इन्होंने भगत जी की मां का रोल निभाया। संजय कश्यप, हमारे नाटक के सूत्रधार। ज्योति शर्मा, खान बहादुर और अशफुल्ला खान। साजन शर्मा, राव और वकील की भूमिका में। साथ में ही साजन जी और उनकी टीम ने जितने भी आपने ये फांसी के फंदे और ये सेट देखा, ये इन्होंने ही बनाया है। कमल भारद्वाज लाइट्स एंड प्रोडक्शन में थे ये हमारे साथ। मुनीश कपूर जी, ये हमारे साथ लाइट पर थे। मोहन कंबोज जी, इन्होंने मेकअप में हमारा साथ निभाया। जितने भी आर्टिस्ट को आपने देखा, इन्होंने ही रूप सज्जा का काम किया इनका, और ये पटियाला से ही है, तो जोरदार तालियां। यशपाल कुमार, इन्होंने चंद्रशेखर आजाद का रोल निभाया। यशपाल कुमार जी चंद्रशेखर आजाद की भूमिका में। विकास नेगी, इन्होंने राजगुरु जी की भूमिका निभाई। मयंक सिंह, इन्होंने सुखदेव जी की भूमिका निभाई। हीरा सिंह, शहीद भगत सिंह जी की भूमिका में। जोरदार तालियां। And the last but not the least, our honorable director, Mr. Mukesh Sharma.
दीक्षा शर्मा, दीक्षा के लिए जोरदार तालियां। ये हमारी बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है और आज इसकी जिम्मेदारी होस्ट करने की लगी थी, इसके लिए जोरदार तालियां। सर आपने इतना इज्जत मान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। पटियाला में हमने पहले भी बहुत सारे शोज किए हैं, एनजेडसीसी की तरफ से पहली बार ये शो करने का मौका मिला बिकॉज ऑफ डॉक्टर सौभाग्यवर्धन जो हमारे रहनुमा हैं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया और ये हमारे गाइड भी हैं और हमारे मेंटर भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। क्या क्या बोलूं इनके लिए, ये हमें सिखा रहे हैं अभी, और ये उसी कड़ी में पहला प्रयास था पटियाला के लिए। वैसे इन्होंने लगभग 1 ही महीना हुआ है, सारे शहर में ही नहीं पूरे देश में हलचल मचाई हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, इन्होंने कल्चर की ऐसी धूम मचा रखी है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं तो इनको जानता नहीं होगा। इनके लिए जोरदार तालियां। संस्कार भारती पटियाला के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, 2 मिनट आपके और लेंगे। हमारे साथी थे जगजीत पाजी, ये कलाकार हम चंडीगढ़ से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन अब आजकल लीडर हैं। और राजेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सारा एनजेडसीसी का स्टाफ, इन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सब लोगों का, इतना समय निकालकर आप लोग आए और इतने इत्मीनान से, इतने पेशेंस से हमारा नाटक देखा। आपके लिए जोरदार तालियां बनती है साहब, धन्यवाद। यस हाँ जी, लोकेश सर, यस यस हाँ जी, ओके स्माइल, थैंक यू सर। सभी से निवेदन है कृपया 2 मिनट के लिए और रुके प्लीज। पत्थर के बराबर है, ऐसे विद्वानों ने कहा है। ध्रुववासी जो हिम्मे तम्मे जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर करता है अनुराग अलौकिक। विस्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो आज के प्ले से, आज के इस नाटक से आपने शायद नाटक समझ करके कुछ आनंद लिया हो, किंतु वास्तव में ये नाटक नहीं है, ये हमारे जीवन का एक मार्ग है और जो हमें राष्ट्र प्रेम और सच्चाई के साथ जो आज की परिस्थितियां हैं उनसे जूझने की प्रेरणा देता है। मैं इस टीम का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और सबसे ज्यादा नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर का आभार व्यक्त करता हूं, बृहस्पति जी का और आज के मुख्य अतिथि का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सराहा और आर्थिक सहायता भी की है। भारत विकास परिषद हमारी सहयोगी रही है, कई काम हमने भारत विकास परिषद के साथ में सहयोग करके किए हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम का जो हमारे लिए लगातार तालमेल मिलता रहा है। श्रीमान, मैं नाम भूल गया, गौरव पाठक जी, चंडीगढ़ और पंजाब, चंडीगढ़ के तो सर्वे सर्वा हैं, पंजाब की जो संस्कार भारती की टीम है उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इस समय पर कि जिस तरह से हमारी कल्चरल एक्टिविटीज का जो हमारी संस्कृति थी उसका आधुनिक समय में भी विनाश हुआ है। संस्कार भारती ललित कलाएं हैं, उनके पुनर्स्थापन के लिए कार्य कर रही है। 8 विधाओं को लेकर के पूरे देश में काम कर रही है और पंजाब के लगभग 9 जिलों में संस्कार भारती का, 10 जिलों में संस्कार भारती का काम चल रहा है। और संस्कार भारती की कई टीम, जैसे हमारी चंडीगढ़ की टीम है, ये बहुत अच्छी टीम है, पटियाला में भी संस्कार भारती की अच्छी टीम है और कई जगह इन श्री पाठक जी के सहयोग से और कई जगह नई टीम खड़ी हुई है। भविष्य में जो संस्कृति का क्षरण हो रहा है उसके लिए हम लोग प्राणपण से काम करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। आगे भी इसी तरह की और राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र के लिए समर्पित ऐसे कार्यक्रम
और किए जाएंगे। ये संस्कार भारती और भारत विकास परिषद दोनों मिलकर के करेंगे और आगे भविष्य की योजना है और मुझे विश्वास है कि आप सभी का इसी प्रकार से हमारे कार्यक्रमों को सहयोग मिलता रहेगा। अंत में एनजेडसीसी के सभी महानुभावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि का एक बार पुनः आभार और अपने सहयोगी तथा इस प्रांगण में, इस सभागार में उपस्थित हुए सभी। और एक और परिचय रह गया मेरा, यहाँ पे अपने माननीय जिला संघ चालक जी उपस्थित हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अन्य संगठनों से मेरे आर्टिस्ट बंधु बैठे हुए हैं यहाँ पर पटियाला थिएटर के, उनका मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि मैंने एक चलते कार्यक्रम में इनको सूचना दी थी और मुझे विश्वास है, मुझे लगा है जितना मेरा परिचय हुआ है कि उसमें से 80% कलाकार पटियाला थिएटर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। पंजाब